हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ नीट 2026 के लिए, उसमें कुछ टॉपिक हमने देख लिए हैं। जो लास्ट वीडियो थी हमारी, कुछ टाइम का गैप आ गया, वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, तो 4-5 दिन पहले हमने जो टॉपिक देखा था इस चैप्टर का वो था सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर मैं कुछ रिकैप करूँ, थोड़ा सा आपको बताऊँ, तो हमने देखा था कि जो सीलिया फ्लैजिला है वो क्या एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ होती है, हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है। दोनों के दोनों क्या होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड होंगे, मतलब इनके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। और सीलिया फ्लैजिला में कुछ डिफरेंस ये होता है कि सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजिला बड़े होते हैं। सीलिया क्या करता है कि सेल की मूवमेंट करवाएगा और साथ में जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसकी मूवमेंट करवाएगा। और वर्क किसके करता है, वर्क विद लाइक ओर्स, जैसे ओर्स वर्क नहीं करते, चप्पू होते हैं जैसे नाव के, उस टाइप से क्या करता है, वर्क करता है। और फ्लैजिला क्या करता है कि सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर एनसीईआरटी में एक लाइन और लिखी कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल में भी फ्लैजिला को पढ़ा था, बट प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला और जो यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला है उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, फिर क्या किया कि इन्होंने एक इंटरसेक्शन काट के दिखाया। मान लो सेल है, सेल से ऐसे आउटग्रोथ करके फ्लैजिला निकला, तो इसकी इंटरसेक्शन काट के दिखाई हुई में कि जो इंटरसेक्शन देखिए कैसे दिखेगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी बाहर, डबलेट मिलेंगे हमें 9, पेरिफ्री में डबलेट देखने को मिलेंगे। दो जो ये जो कोर है इसका हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सोनिम बोलेंगे। बीच में 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगी, जो किससे कवर होगी, जो किन से इनक्लोज होगी, सेंट्रल शीथ से इनक्लोज होगी। और ये दोनों की दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में क्योंकि कनेक्ट होगी। और ये जो डबलेट है वो भी आपस में क्या होंगे, इंटर डबलेट लिंकेज से कनेक्टेड होंगे। और ये जो शीथ है उससे भी डबलेट कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। तो 9 डबलेट है पेरिफ्री, तो रेडियल स्पोक भी कितने हो जाएंगे मैम, 9 रेडियल स्पोक हो जाएंगे। इतनी बातें हमने देखी थी। और कुछ क्या हमने देखा था कि मैम ये जो अरेंजमेंट है इसे हम क्या बोलेंगे, 9+2 बोलेंगे कि 9 तो डबलेट पेरिफ्री में और 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ हैं, सेंटर में है। तो इस टाइप का। और ये जो इसका ओरिजिन होता है फ्लैजिला का, वो कहाँ से होता है, बेसल बॉडी से होता है। बेसल बॉडी देखी थी हमने, नाम क्या देखा था, बेसल बॉडी। और इस बेसल बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो किसके सिमिलर होती है, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल के। देखो लिखा भी हुआ है, द सीलियम एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडीज। बेसल बॉडीज से क्या होगा, इसका इमर्ज होगा किसका, सीलिया फ्लैजिला का। और क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर कैसी हुई, सेंट्रियोल जैसी होगी। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल ही रहेगा, कि हम देखेंगे कि जो सेंट्रियोल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो मैंने 2 मिनट में एक हल्का सा रिकैप सीलिया फ्लैजिला का कर दिया। कोई भी क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से तो हमारा रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का मेन टॉपिक जो है वो है सीलिया एंड सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। ठीक है मैम, तो आज हम जो टॉपिक देखेंगे बच्चों वो क्या है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। ठीक है, क्या लिखो एनसीईआरटी में, स्टार्ट करते हैं। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। देखो सेंट्रोसोम क्या है, एक ऑर्गेनेली है। और हमने ये पहले भी देखा था कि ये सिर्फ एनिमल सेल में देखने को मिलता है, प्लांट सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। हमने जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखा था तब। और ये किस में हेल्प करता है मैम, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। देखो एक ऑर्गेनेल का नाम क्या मैम, क्या, सेंट्रोसोम। उस सेंट्रोसोम में 2 हमें सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स। तो क्या होगा, एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, सिलेंडर कुछ शेप ऐसी होती है, और क्या होता है ये 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। दूसरा सिलेंडर ऐसे हो गया, तो ये भी क्या, ये दोनों है क्या, सेंट्रियोल में। दोनों को क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल बोलेंगे। और इस पूरे के पूरा जो मैंने ये बनाया है, मैं इसको ऐसे बॉक्स में बंद करके दिखा रही हूँ आपको। ये जो पूरा मैंने 2 सेंट्रियोल बनाए, इनको मिला के क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम बोलते हैं, सेंट्रोसोम। ऐसा होता है। अब आगे एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, उनके बीच में कुछ ना हमें फ्लूइड भी देखने को मिलता है। पूरी लाइन पढ़ते हैं फिर हम समझेंगे अच्छे से। एक बार हमने थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश की। देखो क्या लिखा हुआ है, सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली usually containing 2 slender structures called centrioles. They are surrounded by amorphous pericentriolar materials. मतलब ये 2 जो cylindrical centriole है, इनके बाहर चारों तरफ क्या मिलेगा हमें, amorphous क्या मिलेगा, एक pericentriolar material देखने को मिलेगा। Both the centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other, in which each has an organization like the cartwheel। देखो ये क्या बोल रहा है, मैंने बताया था परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो दोनों सेल और जो दोनों सेंट्रियोल है वो सेंट्रोसोम में कैसे अरेंज होते हैं, परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं। ओके मैम, और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसे होता है, कार्टव्हील। क्वेश्चन PYQ आया हुआ है नीट में कि कार्टव्हील स्ट्रक्चर हमें किस सेल ऑर्गेनल का देखने को मिलता है, तो सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम आंसर था उसका। अभी तक देखो कंपाइल करें तो क्या पढ़ा मैम, 4 लाइनें पढ़ी सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल के बारे में, कि सेंट्रोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें 2 हमें क्या देखने को मिलेगी, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी, जिन्हें हम सेंट्रियोल बोलेंगे। और ये क्या होगा कि जो दोनों सेंट्रियोल है वो एक एमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर
क्या बोलते हैं मटेरियल से क्या होंगे बाउंडेड होंगे, उनके बाहर मिलेगा, सराउंडेड होंगे। और क्या होंगे कि जो दोनों के दोनों सेंट्रियोल है वो सेंट्रोसोम में क्या होंगे परपेंडिकुलर अरेंज होंगे, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री के एंगल पे क्या होंगे अरेंज होंगे। और फिर हमने देखा कि इनके जो अरेंजमेंट है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है मैम, वो किसकी तरह कार्टविल, कार्टविल के तो बैलगाड़ी का पहिया नहीं होता है, ऐसे बैलगाड़ी का पहिया होता है, उसकी तरह क्या होता है कि अपीयरेंस आता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है किसका, सेंट्रोसोम का। ओके मैम, ये पीवाई क्यू आप इसको मार्क कर सकते हो। सेंट्रोसोम की स्ट्रक्चर किसके जैसी होती है, ऑर्गेनाइजेशन लाइक किसके जैसे होता है, कार्टविल के जैसे। दे आर, आगे देखते हैं, दे आर मेड अप ऑफ 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. Each of the peripheral fibril is a triplet. अब देखो स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखो एक बात तो हमें ध्यान रखनी है कि जो ये सेंट्रोसोम होता है ये कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। जैसे हमने सीलिया और फ्लैजिला को देखा था कि मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, वैसे ही मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं। क्या देखने को मिलता है, 9 evenly spaced peripheral फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो सीलिया और फ्लैजिला में क्या देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स से, और माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, हमने साइटोस्केलेटन में पढ़ा था ना माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, ये बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो कैसे स्ट्रक्चर होता है, देखो मैं आपको नए पेज पे समझाऊं तो हम देखें सेंट्रोसोम की स्ट्रक्चर 9 होंगे, ऐसे क्या होंगे 9, पेरिफेरी में क्या होंगे ट्रिपलेट देखने को मिलेंगे किसके, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 क्या होंगे, ये क्या होंगे ट्रिपलेट देखने को मिलेंगे। आपस में क्या होंगे अटैच होंगे, आपस में क्या होंगे ये अटैच होंगे। ठीक है, मैं इतना हमने पढ़ लिया एनसीईआरटी से। अब देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, देखो The adjacent triplet are also linked. The central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous and called the hub, which is connected with tubules of the peripheral triplet by radial spokes made of protein. The centrioles form the basal body of cilia and flagella and spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cells. अब देखो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैम आपने खुद से ही पढ़ दिया। देखो देखो क्या बोल रही है, ये ऐसे बोला कि जो अभी हमने डायग्राम बनाया, कहाँ गया हमारा डायग्राम, ये रहा। इसमें क्या होता है कि बीच में हमें एक ऐसा प्रोटेनेशियस हब देखने को मिलता है। ये क्या मैम, प्रोटेनेशियस हब, प्रोटेनेशियस हब सेंटर में। और ये क्या मैम, ट्रिपलेट, पेरिफेरल, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये आप सारे के सारे जो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये जो ये सेंट्रल हब इसी क्या करते कनेक्ट करते हैं सॉरी विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक। और ये रेडियल स्पोक किससे मिलकर बने हुए, ये रेडियल स्पोक मिलकर बने प्रोटीन से। और ये जो सेंट्रियोल है, सेंट्रोसोम है, जैसे नहीं बन गया एक पहिया होता है बीच में ऐसे गोल गोल सा होता है उसके, और उससे क्या निकलते हैं ऐसे बाहर ऐसे आउटगोस्ट से निकली होती है, वैसे ही इसकी कार्टविल जैसी अपीयरेंस आती है। ठीक है, थोड़ा सा राउंड नहीं बना, राउंड बनता तो और अपीयरेंस आती। तो बस इसमें ध्यान के रखने, जो एनसीईआरटी क्लाइन में उससे प्रॉपर बता रही हूँ कि 9 हमें ट्रिपलेट देखने को मिलेंगे, पेरिफेरी होंगे। अब इसमें ये ध्यान रखना ये ट्रिपलेट है। सीलिया फ्लैजिला में हमने डबलेट पढ़ी थी, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल से पेरिफेरी, इसमें ये ट्रिपलेट होते हैं। बीच में इसमें कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल एक प्रोटीन से बना हुआ हब है जिसे प्रोटीनेशियस हब बोलेंगे। और जो सारे के सारे जो 9 ये जो पेरिफेरी ट्रिपलेट है, ये जो प्रोटीनेशियस हब है सेंटर में, उससे अटैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक, जैसे हमने सीलिया फ्लैजिला में भी देखा था। और ये खुद भी क्या करते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटीनेशियस हब है, जो प्रोटीनेशियस हब है उसमें क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन देखने को मिलेगा, नाम से पता चल रहा है। और जो रेडियल स्पोक है वो भी क्या मैम, प्रोटीन है। और इसका काम क्या होता है, एनसीईआरटी बताया कि सीलिया और फ्लैजिला का इमर्ज जो होता है वो सेंट्रियोल लाइक बेसल बॉडी से होता है। और साथ में क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं मैम, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन वाला चैप्टर, जो 10 नंबर चैप्टर आपके एनसीईआरटी में। तो उसमें आप एनसीईआरटी में देखो डायग्राम यहाँ पे ना ऐसे करके दिखाए हुए हैं,
आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखना, आपके पास एनसीईआरटी के ऐसे क्रोमोसोम है बीच में, तो उनको ऐसे यहाँ पे ऐसे जो क्रोमोसोम है उनको ऐसे धागे से ऐसे दिखाए हुए हैं डॉट 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 के। तो ये जो डॉट डॉट है वो क्या स्पिंडल फाइबर्स ही, और ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या सेंट्रियोल ही है, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम बोल दो। तो ये क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था जब हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल देखने को मिलता है जो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, और जो सेंट्रियोल है उसका काम क्या होता है एनिमल सेल में सेल डिवीजन में हेल्प करना। किस में हेल्प करना, सेल डिवीजन में हेल्प करना। और किसकी हेल्प से करता है मैम, स्पिंडल फाइबर की हेल्प से। आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखना, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है मैम, तो ये यहाँ पे जो हमारा ये टॉपिक है वो क्या होता है, खत्म होता है। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको फटाफट से रिकैप करते हैं। मैं आपको फटाफट से इसको रिकैप करवाती हूँ क्या लिखा होगा एनसीईआरटी में। देखो फटाफट से दोबारा से पढ़ते हैं एक बार। टॉपिक का नाम क्या है मैम, टॉपिक का नाम है सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। ठीक है मैम, टॉपिक का नाम क्या है, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। खुद की एनसीईआरटी है आपके पास में, तो ओपन करके बैठेंगे, तो फटाफट से रीड करते हैं। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें हमें दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल बोलेंगे। दे आर सराउंडेड बाय अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। और किससे ये सराउंडेड होंगे, जो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है अमोर्फस पेरीसेंट्रियल मटेरियल से क्या होंगे, सराउंडेड होंगे। बोथ द सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे लाई करेंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाई करेंगे। इन विच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल। और कैसी ऑर्गेनाइजेशन हुई, कार्टविल जैसी। दे आर, अब आगे क्या लिखो, दे आर, और किससे मेडअप होते हैं, दे आर मेडअप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड, मतलब सभी के बीच में स्पेस क्या होगा, सेम होगा। पेरिफेरल पे होगा। फाइब्रल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, किससे मिलकर बने फाइबर होंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, यानी क्या होगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स होगी। ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर जो बना वो फाइबर होता है, उसमें क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइबर्स इज अ ट्रिपलेट। और कैसा होगा, ट्रिपलेट होगा, 3 ऐसे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होगी। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड। और ये जो एडजेसेंट ट्रिपलेट होगी आपस में क्या होगी, लिंक होगी। ठीक है मैम। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन, जो सेंट्रल पार्ट होगा प्रोक्सिमल रीजन का ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटेनेशियस एंड कॉल्ड द हब। ये कैसा होगा, प्रोटेनेशियस होगा, और इसे हम क्या बोलेंगे, हब बोलेंगे। विच इज कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक मेड अप ऑफ प्रोटीन। और ये क्या करेंगे, जो रेडियल स्पोक है उससे क्या करेंगे, जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो क्या करेगी, ज्वाइंट करेगी विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। और रेडियल स्पोक किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सेंट्रियोल क्या काम करता है, एक तो बेसल बॉडी बनाता है किसकी, सीलिया और फ्लैजिला की, एंड स्पिंडल फाइबर, साथ में क्या करता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है। दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। जो क्या करते हैं, सेल डिवीजन होता है जब एनिमल सेल में से हमें देखने को मिलते हैं सेंट्रियोल, क्या करते हैं, ऐसे धागे से निकलते हुए दिखते हैं, जिसपे क्या अटैच होते हैं, हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो अटैच होते हैं। तो क्या करता है, सेल डिवीजन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो जो 7-8 लाइनें हैं एनसीईआरटी में, जो एक पैराग्राफ है सेंट्रियोल का वो हमने पढ़ लिया, तो हमारा सेंट्रियोल यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी में जो दिया हुआ वो है न्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे बहुत बार पीवाईक्यू पूछे जाते हैं, और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अब इसको रीड करते हैं। 2025 या पता नहीं 24 में से पीवाईक्यू आया है, 25 में तो नहीं, आई थिंक 24 में आया था। अब देखो पहले सबसे पहले किसको रीड करते हैं, न्यूक्लियस को रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये तो हमें पहले ही पता है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पेज है ना उसमें ये बात लिखी हुई है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, या फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है मैम। एज अर्ली एज 1831 सॉरी, ईयर कौन सा ध्यान रखना, 1831 ईयर हमें ध्यान रखना। ओके मैम। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई वाज गिवन नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। देखो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर जो भी क्या है मटेरियल है उसको स्टेन किया था बेसिक डाई से। ध्यान रखना है, ऐसे एग्जामिनर घुमाता है, बेसिक की जगह एसिड लिख देगा, मतलब बेसिक डाई की जगह एसिडिक डाई लिख देगा, और वहाँ पे वो एसिडिक डाई लिख दिया तो वो स्टेटमेंट गलत हो गया। किसने स्टेन किया न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल होता है उसको बेसिक डाई से, फ्लेमिंग ने स्टेन किया था, उसे नाम क्या दिया, क्रोमेटिन नाम दिया। 2 साइंटिस्ट आए न्यूक्लियस में, दोनों साइंटिस्ट ध्यान रखने। एक साइंटिस्ट का नाम है मैम रॉबर्ट ब्राउन, एक महान आत्मा का नाम क्या मैम, रॉबर्ट ब्राउन, जिसने क्या किया था, सबसे पहले डिस्क्राइब किया था किसको मैम, न्यूक्लियस को। ईयर ध्यान रखना है मैम, 1831 ईयर है, और नाम है आदमी का, मतलब साइंटिस्ट का, आत्मा का, रॉबर्ट ब्राउन। और सबसे पहले क्या किया मैम, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया। फिर उसके बाद में एक साइंटिस्ट का नाम आता है फ्लेमिंग। नाम क्या रखना है मैम, फ्लेमिंग महान आत्मा थी। उसने क्या किया, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल था उसे स्टेन किया। मैम कौन सी डाई से स्टेन किया मैम, बेसिक डाई से स्टेन किया। और बाद में जो उसके अंदर मैटर था उसको नाम क्या दे दिया उसने, क्रोमेटिन।
4-5 बातें ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इन लाइनों से, और बने भी हुए। साइंटिस्ट का नाम एक साइड में देखिए, कॉलम एच तक कॉलम वाला क्वेश्चन बना हुआ है साइंटिस्ट के नाम से, तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है मैम, 2-4 लाइनें तो मैंने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ ली। अब बाद में क्या लिखा हुआ देखो, द इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइड। देखो मैं थोड़ा सा आपको सेल डिवीजन के बारे में बताऊँ, क्योंकि जो सेल डिवीजन होता है, क्या होता है मैम, सेल डिवीजन चैप्टर नंबर 10 पूरा हम इसी में पढ़ेंगे। माइटोसिस, मियोसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सारी जो है उनकी स्टेजेस वो पढ़ेंगे। सेल डिवीजन जो है मैम, वो उसमें ना 2 स्टेज होती है। एक तो होती है इंटरफेज, क्या होती है मैम, इंटरफेज, राइटिंग गंदी आ रही होगी मैम। एक होती है एम फेज। मैम क्या होती है, एम फेज। देखो जो इंटरफेज होती है उसमें क्या होता है, जो इंटरफेस होती है उसमें क्या होता है, मान लो क्या होता है कि आपको एग्जाम देना, आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट नीट का एग्जाम तो एक ही तारीख को होना है ना। मान लो कि जो अब 2026 में जो मई आएगी उसका फर्स्ट संडे जो का प्रोबेबली क्या होता है, उसी दिन एग्जाम होता है। तो आप देख लो उस 2026 को भी मैंने देखा नहीं संडे को क्या डेट है, तो मान लो 5 मई 6 मई प्रोबेबली ये होते 5 4 5 6 मई होती है। तो मान लो 5 मई है, मैं आपको मतलब ऐसे नॉर्मली बता रही हूँ, जरूरी नहीं है 5 मई हो, मैंने देखा नहीं है कैलेंडर में क्या है। तो 5 मई को ही सिर्फ आपका क्या होना है, 5 मई को आपका एग्जाम होना है। बट आप तैयारी क्या करें मैम, कोई बच्चा 2 साल से कर रहा है, कोई ड्रॉपर भी हो सकता है, कोई 3 साल से भी कर रहा है, कोई 11 से स्टार्ट कर देता है, कोई 9 से स्टार्ट कर देता है, और कोई 1 साल में भी तैयारी करता है, 12th के बाद में भी बच्चे पढ़ते हैं। तो तैयारी हम कर रहे हैं मैम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, बट एग्जाम जो है ना मैम वो 5 मई को एक ही दिन होना है। बट उससे पहले में तैयारी करने में कितना टाइम लगा मैम, 1-2 साल लग रहे हैं। वैसे ही सेम सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन में जो इंटरफेज होती है उसमें क्या होती है, प्रिपरेशन होती है मैम। किसके लिए प्रिपरेशन होती है, सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन होती है। जो सेल है उसमें जो डीएनए है वो डबल होता है सेल के अंदर डीएनए, क्योंकि एक सेल से 2 सेल बनेगी। अब 20 हर जो ह्यूमन है हमारी बात करें तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम इस सेल के पास होने चाहिए, 46 क्रोमोसोम इस सेल के पास होने चाहिए, तभी तो बात बराबर बनेगी ना। नहीं तो क्या होगा कि कुछ डिसऑर्डर आ सकते हैं। तो इसलिए क्या करती है, सेल अपने डीएनए का जो कंटेंट है उसे डबल करेगी, जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया उसे डबल करेगी। एक माइटोकॉन्ड्रिया इस सेल को देगी, एक माइटोकॉन्ड्रिया इस सेल को देगी। और क्लोरोप्लास्ट है तो उसको डबल करेगी, कोई 5 ले तो एक क्लोरोप्लास्ट इसको देगी, एक क्लोरोप्लास्ट इसको देगी। तो इस फेज में क्या होती है, जो इंटरफेज होता है उसमें तैयारियां चलती है कि हमें आगे जाके करना क्या है, क्योंकि हमें डिवीजन करना है। तो डिवीजन करने से पहले हमें डिवाइड करने के लिए 2 चीज़ें हमारे पास होनी तो चाहिए, एक मैं इसको दे दूँ, एक मैं इसको दे दूँ। तो वैसे ही सेम जैसे हम प्रिपेयर करते हैं वैसे क्या होता है, इंटरफेज में प्रिपरेशन चलती है। और एम फेज वो फेज एक्चुअल में जिसमें क्या होता है, डिवाइडेशन हो जाता है। एम फेज में क्या होता है, हमने देखा था ना एम फेज, इसमें क्या होता है, एक्चुअली में सेल डिवाइड होती है। सेल एक्चुअली डिवाइडेड, एक सेल से क्या बन जाएगी, 2 सेल बन जाएगी। वही एनसीईआरटी में न्यूक्लियस के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है। क्या कहना चाहती है एनसीईआरटी न्यूक्लियस के बारे में, देखो अब आपको पता चल रहा होगा क्या लिखा हुआ है, द इंटरफेस। अब आपको पता चलना चाहिए इंटरफेस का नाम लेते हैं। इंटरफेस में द इंटरफेस न्यूक्लियस मतलब वो सेल जो अभी इंटरफेस में है, जो तैयारी कर रही है, उस सेल का न्यूक्लियस कैसा होगा। अब इंटरफेस का नाम सुनते ही दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मैम इंटरफेस होता है क्या। मैंने बता दिया सेल डिवीजन की 2 फेज होती है, एक इंटरफेस होती है, एक एम फेज होती है। इंटरफेज वो फेज होती है जिसमें सेल अपनी तैयारी करती है डिवीजन के लिए। तो जो इंटरफेज में कोई सेल है उसका न्यूक्लियस, ब्रैकेट में लिखा हुआ है देखो, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, जब वो डिवाइड नहीं करी है, सिर्फ वो डिवाइड होने के लिए तैयारियां कर रही है। The interphase nucleus has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin, nuclear matrix and one or more spherical bodies called nucleoli, singular nucleolus। देखो क्या होता है, हमें पढ़ना है न्यूक्लियस। तो एक जो न्यूक्लियस है, ये मैं न्यूक्लियस बनाया किसका, एक यूकैरियोटिक सेल का। किसका मैम, यूकैरियोटिक सेल का। जो यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है मैम, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बना ली। और इसके बीच में कहीं कहीं पे क्या होते हैं मैम, पोर होते हैं। क्या होते हैं मैम, पोर होते हैं। मैम हम पढ़ेंगे भी एनसीईआरटी में दी हुई ये बात कि डबल मेम्ब्रेन जो होती है उनके बीच में क्या होता है, कहीं कहीं पे पोर होते हैं, ठीक है मैम। तो हमने ये क्या कर लिए, पोर बना लिए बीच बीच में। डबल मेम्ब्रेन है मैम, न्यूक्लियस है, एक यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है मैम, और इसमें क्या है, बीच बीच में पोर है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि हमें एक मटेरियल देखने को मिलता है ऐसे धागे के जैसे उलझा हुआ। इस मटेरियल को बोलते हैं हम क्रोमेटिन, ठीक है मैम। और ये न्यूक्लियस है, इसकी मेम्ब्रेन है। और वहीं कभी कभी आप क्या देखते हो मैम, कभी कभी हम देखते हैं ये न्यूक्लियस है मैम,
न्यूक्लियस है तो मैम इसकी जो मेम्ब्रेन है उसके बीच में पोर देखने को मिलेगा, तो मैम हम न्यूक्लियर पोर बना लेते हैं। न्यूक्लियर पोर का नाम आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डायग्राम में भी पढ़ा होगा अगर आपको याद हो तो। ये मैम न्यूक्लियर पोर बन गए, बीच बीच में से ऐसे न्यूक्लियर पोर बना दिया मैं। और कभी कभी आपने ऐसा डायग्राम देखा होगा एनसीईआरटी में जिसमें क्रोमोसोम को कुछ ऐसे स्टेप के प्रॉपर शेप में दिखाए होते, धागे से नहीं बनाए होते। अब मैंने इनको नाम दे दिया क्रोमोसोम। तो मैम ये क्या है, कभी क्रोमेटिन दिख रहा है, कभी क्रोमोसोम दिख रहा है, और इनके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। ऐसे ऐसे उसके अंदर भी होगा डीएनए, ऐसी बात नहीं है कि उसके अंदर डीएनए नहीं होगा जो पहले बनाए, इसके अंदर भी क्या होगा, यहाँ पे डीएनए होगा, ठीक है, इसके अंदर भी डीएनए होगा। तो मैम ये कि कभी हम क्रोमेटिन बना रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, कभी क्रोमोसोम बना रहे हैं। तो यही तो बात एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि जब ये सेल कौन सी फेज में होती है, इंटरफेज में होती है। ये जो क्रोमेटिन हमें कौन सी फेज में देखने को मिलता है, इंटरफेज में देखने को मिलता है। और ये जो हमें क्रोमोसोम है वो सेल की कौन सी फेज में देखने को मिलता है, एम फेज में देखने को मिलता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, इतनी बात हमें पता होनी चाहिए कि क्रोमोसोम हमें एम फेज में देखने को मिलेंगे जिसमें डीएनए होगा, क्रोमेटिन एक धागे की जैसी उलझी स्ट्रक्चर होगी जो हमें इंटरफेज में देखने को मिलेगी जिसमें भी क्या होगा, डीएनए होगा। सेम अमाउंट में डीएनए इंटरफेज भी होगा, ऐसे नहीं है डीएनए चेंज हो जाएगा, बट उसकी दिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। कभी वो ऊन के जैसे एकदम उलझा हुए धागे के जैसे, और कभी वो एक प्रॉपर शेप में आके, ठीक है मैम। इसके साथ ही साथ में चाहे इंटरफेज हो चाहे एम फेज हो, हमें न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसे बहुत स्टेन्ड एरिया देखने को मिलता है। कोई भी इसमें क्या नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती, ऐसे एक डार्क स्टेन्ड एरिया देखने को मिलता है। इस डार्क स्टेन्ड एरिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलाई या फिर इसमें बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब देखो एनसीईआरटी से रीड करवाती हूँ फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमें प्रॉपर एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। पढ़ने को तो हम एक्स्ट्रा कितना भी पढ़ सकते हैं, बट उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक हमें एनसीईआरटी क्लियर नहीं है तो एक्स्ट्रा पढ़ने का तो कोई फायदा ही नहीं है। स्टार्टिंग से देखो क्या बोल रही है एनसीईआरटी, 2-3 वर्ड हमने देख लिए, हमें समझ में आ गया। अब एनसीईआरटी पढ़ना आसान होगा हमारे लिए, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो पढ़ना सभी चाहते हैं बट सभी को समझ में नहीं आती है। देखो द इंटरफेज न्यूक्लियस, हमें पता चलेगा कि मैम इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि जो सेल अभी डिवाइड नहीं कर रही, डिवाइड करने की तैयारियां कर रही है। ब्रैकेट में एनसीईआरटी ने भी ये लिख के दिया है, द इंटरफेज न्यूक्लियस इज हाईली एक्सटेंडेड एंड एलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। हमें देखना भी क्रोमेटिन कैसे दिखते हैं, धागे के जैसे हाईली क्या होते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं, और इलेबोरेट होते हैं, और क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज, मैंने ऐसे स्फेरिकल बॉडीज बनाई थी, कोल्ड न्यूक्लियोलाई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज रिवील्ड दैट, हमने देखा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद ही, डिस्कवरी के बाद ही हमने क्या किया था, सेल को स्टडी किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट न्यूक्लियर एनवलप विच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन विच विद अ स्पेस बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर। फिर से एक डाटा आ गया, मैंने बताया था ना कि जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, 2 मेम्ब्रेन को कंसिस्ट करता है, और उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वो कितना होता है, 10 to 50 नैनोमीटर होता है। हमें ध्यान रखना है स्पेस का, डाटा कितना होता है इसको हाईलाइट कर सकते हो आप, कितना होता है मैम, 10 to 50 नैनोमीटर होता है। एनसीईआरटी में दिया है कोल्ड द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाना चाहूँ, ये देखो ये मैंने बनाया, ये जो दोनों के बीच में स्पेस है कितना है, 10 to 50 नैनोमीटर। कितना है मैम, 10 to 50 नैनोमीटर। और इसे हम कहेंगे क्या, इस स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस, क्या बोलेंगे मैम, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसको नाम क्या देंगे मैम, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इसका है कितना, नंबर में कितना, ये 10 to 50 नैनोमीटर, याद है 10 से 50, ऐसे हिंदी में याद करो, इंग्लिश में नहीं याद है। 10 to 50, 10 से 50, बस 10 से 50, और यूनिट ध्यान रखनी क्या, नैनोमीटर, ठीक है मैम। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कोल्ड द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे मैम, उस स्पेस को हम बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। फॉर्म्स बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब देखो मान लो ये सेल है, यस मैम ये सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे क्या न्यूक्लियस है, और मैं पोर भी बना देती हूँ। आपके एनसीईआरटी ये भी बोलेगी कि किसके बीच में पोर होता है, अभी तो एनसीईआरटी ने बता दिया कि डबल मेम्ब्रेन होती है, 10 to 50 नैनोमीटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, और स्पेस को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है मैम। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये क्या कर रही है मैम, बैरियर कर रही है, बैरियर प्रोवाइड कर रही है मैम किसके बीच में, एक तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसे तो बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो सेल के अंदर फ्लूइड भरा उसे क्या बोलेंगे मैम, साइटोप्लाज्म। तो एनसीईआरटी यही बोल रही है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो डबल है, जिसके बीच में स्पेस कितना है, 10 to 50 नैनोमीटर है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं मैम, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोल रहे हैं, वो क्या कर रही है मैम, एक बैरियर का काम कर रही है, किसके बीच में मैम, साइटोप्लाज्म के बीच में, न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में। आई होप आपको समझ में आ गया एनसीईआरटी की लाइन, ओके मैम।
फटाफट से रीड करते हैं, टॉपिक थोड़ा सा ये बड़ा है न्यूक्लियस वाला। देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्म्स बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। मटेरियल जो इनसाइड द न्यूक्लियस है उसको तो हमने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलती है, और जो साइटोप्लाज्म तो लिखा ही हुआ है। The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosome on it। हमने ये मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमने न्यूक्लियर पोर का नाम सुना था, न्यूक्लियस का नाम सुना था। तो जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है वो किससे कंटिन्यू करती है मैम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यू करती है। और क्या बियर करती है मैम, साथ साथ में राइबोसोम भी बियर करती है। ये PYQ है, आप और इस लाइन को क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, ये PYQ है। द आउटर मेम्ब्रेन को आप हाईलाइट कर लो। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे पूछा गया था कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यू करती है, तो उसका नाम था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये PYQ था। एंड ऑल्सो बी राइबोसोम, और ये भी पूछा जा सकता है कि उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, नहीं तो हमें ध्यान रखना है कि उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। एट अ नंबर ऑफ प्लेस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स। कुछ कुछ ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है क्या होती है, इंटरप्टेड होती है, और वहाँ पे क्या बन जाते हैं, माइन्यूट पोर्स बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। देखो आपने देखा हो तो, आपने ध्यान दिया हो तो मैंने डायग्राम कुछ ऐसे ही बनाए। पहले मैंने लेयर बनाई, फिर मैंने क्या कर दिया, इन दोनों मेम्ब्रेन को फ्यूज कर दिया। ये देखो मैं दूसरे कलर से दिखाऊं तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों मेम्ब्रेन को फ्यूज कर दिया। तो ये न्यूक्लियर पोर बनते ही किस वजह से हैं, कुछ कुछ जगह में क्या होता है, ये जो दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर जाती है, या आपस में फ्यूज करके, देखो फ्यूज करने से क्या होता है कि माइन्यूट पोर बन जाते हैं। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ओके मैम, न्यूक्लियर पोर बनने का रीजन हमसे पूछा जाए तो न्यूक्लियर पोर बनने का रीजन ये है कि जो पैरेलल मेम्ब्रेन चल रही थी वो एक दूसरे से क्या कर गई, जो पैरेलल मेम्ब्रेन चल रही थी वो उसने एक दूसरे के साथ क्या कर लिया, फ्यूज कर लिया, जिसकी वजह से क्या बन गए, माइन्यूट पोर बन गए। दीज न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेज। ये न्यूक्लियर पोर्स किसके पैसेज होते हैं, थ्रू विच मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। देखो अगर पोर हैं, मैं आपको दिखाऊं, अगर पोर है सेल के अंदर तो क्या होगा कि सब्सटेंस अंदर बाहर जा सकते हैं, कोई चीज़ यहाँ से यहाँ जा सकती है और कोई चीज़ यहाँ से अंदर आ सकती है। साइटोप्लाज्म से कोई चीज़ न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आ सकती है और न्यूक्लियोप्लाज्म से कोई चीज़ साइटोप्लाज्म के अंदर जा सकती है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर। क्या है ये, न्यूक्लियर पोर है, आप इसे मार्क कर सकते हो। ठीक है, और क्या जा सकता है, RNA जा सकता है, प्रोटीन जाता है, इस टाइप के मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, अंदर बाहर हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर। ओके मैम, ये न्यूक्लियर पोर का काम हो गया। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान रखते हैं बोथ डायरेक्शन में होगा, ऐसे नहीं एक डायरेक्शन में होगा, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व। ऐसे एनसीईआरटी ऐसे बोलना चाहिए कि नॉर्मली तो क्या होता है कि हमें एक सेल है तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, बट इनमें वेरिएशन है, वेरिएशन हो सकते हैं कि हो सकता है एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी देखने को मिले, और ये भी हो सकता है किसी सेल में न्यूक्लियस ना भी हो। Can you recollect names of organism that have more than one nucleus per cell? कि एक सेल के अंदर क्या हो, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस हो। तो अगर आपको पता हो तो हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स। क्या पढ़ेंगे, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल के अंदर एक सेल, सॉरी स्केलेटल मसल्स का डायग्राम इसमें था। स्केलेटल मसल्स ऐसी होती है कुछ स्लेंडर शेप की, और उसके अंदर क्या होता है कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। तो इसने बोला कि कुछ रिकलेक्ट करो कुछ ऐसे सेल के नाम जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो, तो हम एक सेल का नाम ये रिकलेक्ट कर सकते हैं, स्केलेटल मसल सेल जो होती है वो। सम नेचर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस। एग्जाम्पल, ये तो एग्जाम्पल खुद ने एनसीईआरटी ने दे दिया, इसका एग्जाम्पल क्या, एरिथ्रोसाइट। RBC जो होती है ह्यूमन की RBC, हमने पढ़ा था ना कि जो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी हुई थी वो किस पे थी, ह्यूमन की RBC पे हुई थी। उसमें कितना % प्रोटीन होता है, कितना % लिपिड होता है, ये एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी बोल रही है कि कुछ ऐसी सेल्स भी है जैसे कि इरिथ्रोसाइट, किसकी इरिथ्रोसाइट, ह्यूमन की या मैनी मैमल्स की इरिथ्रोसाइट, जिनमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट ही होता है। इरिथ्रोसाइट को हम क्या बोलते हैं, RBC बोलते हैं। ओके मैम, और आगे और भी एग्जाम्पल दी हुई एनसीईआरटी ने। एंड सीव ट्यूब सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स हमें कहाँ देखने को मिलेगी, सीव ट्यूब सेल्स हम पढ़ेंगे प्लांट में। हम जो प्लांट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, प्लांट एनाटॉमी, जब इसमें टिश्यू पढ़ेंगे, जाइलम फ्लोएम, तो उसमें जो फ्लोएम होता है उसमें हमें क्या देखने को मिलती है, सीव ट्यूब्स देखने को मिलती है। ठीक है, सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, वुड यू कंसीडर दीज सेल्स एज लिविंग। अब एनसीईआरटी ये पूछे क्या आप इनको लिविंग सेल में कंसीडर करोगे या नॉन लिविंग। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, फिर मैं कल आपको इसका आंसर बताऊंगी ये सेल लिविंग है या नॉन लिविंग है। अभी हमने देखा कि हमने एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे बीच में देते हैं, ये PYQ बनते हैं। एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछा कि आप ऐसी सेल बताओ जिसमें एक सेल के अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियस हो, तो हमने एक
सेल का नाम बता दिया, स्केलेटल मसल सेल्स, जिसमें एक सेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। फिर एनसीईआरटी खुद ही बोल रही है कि हो सकता है कि न्यूक्लियस ना हो। फिर उसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने खुद नहीं दिया, उसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन के इरिथ्रोसाइट यानी मैमल्स के इरिथ्रोसाइट, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। और साथ में सीव ट्यूब सेल्स, सीव ट्यूब सेल्स प्लांट में जो फ्लोएम होता है ना, उसमें देखने को मिलती है, प्लांट का टिश्यू होता है फ्लोएम, वेस्कुलर प्लांट्स में। फिर एनसीईआरटी हमसे क्वेश्चन पूछे कि आप बताओ कि ये सेल लिविंग है या नॉन लिविंग, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मैम ये सेल लिविंग है या नॉन लिविंग, फिर इसका आंसर मैं कल आपको दूंगी। ठीक है मैम, इतना तो हो गया। बाकी देखो आगे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, अभी मैंने देखा था ना कि जो न्यूक्लियस का मैट्रिक्स होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। कंटेन्स न्यूक्लियोलस, अभी हमने देखा कैसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है उसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, एंड क्रोमेटिन, और क्या कंटेन करता है, क्रोमेटिन कंटेन करता है। द न्यूक्लियर आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर होती है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। कहाँ प्रेजेंट होगी मैम, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगी। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था, डायग्राम भी बना के दिखाए हुए, कहाँ बनाया है, घेरा। ये जो न्यूक्लियोलस है ये कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसका जो कंटेंट है वो क्या करेगा, ये जो साइटोप्लाज्म है उसके साथ ही क्या करेगा, कंबाइंड हो जाएगा, कोई भी इसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं है। हमें क्या देखने को मिलेगा, सेल के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन, और साथ में क्या, न्यूक्लियोलस। आगे देखो, ठीक है मैम, आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी, इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये पीवाईक्यू है कि न्यूक्लियोलस में किसका सिंथेसिस होता है, तो एक्टिवली राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए। आपको याद हो तो मैंने बताया था जो राइबोसोम है वो किससे मिलकर बना हुआ है, जो राइबोसोम है वो आरआरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। कौन, राइबोसोम। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बात बताई थी, एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है कि जो राइबोसोम है वो किससे मिलकर बना होता है, राइबोसोम मिलकर बना होता है आरआरएनए प्लस प्रोटीन। और सेल के अंदर आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। ये पीवाई क्या पूछा गया कि जो न्यूक्लियोलस है वो किसकी एक्टिव साइट है सिंथेसिस के लिए, तो राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम क्या बोलते हैं, आरआरएनए भी बोलते हैं। ठीक है मैम। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। देखो मैंने बताया था कि राइबोसोम का किस में रोल होता है मैम, राइबोसोम का रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने में। हमने देखा था मैम जो आरआर होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उस पर भी राइबोसोम अटैच होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मैम, आरआर क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है। तो अब जो सेल है जिसमें ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, ठीक है, जिसमें क्या चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, उसमें क्या होगा, हमें न्यूक्लियोलस भी जो है वो भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोलस क्या बना रहे हैं मैम, आरआरएनए बना रहे हैं, और हमें प्रोटीन ज़्यादा बनाए तो मैम हमें राइबोसोम ज़्यादा चाहिए। मैम हमें राइबोसोम ज़्यादा चाहिए तो हमें आरआरएनए भी ज़्यादा चाहिए, जिससे क्या कर सके, हम प्रोटीन बना सके। आई होप जो बच्चा ध्यान से सुन रहा है उसे समझ में भी आएगा मैंने क्या बोला है। तो इसलिए जो सेल एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करती है उनमें हमें जो न्यूक्लियोलस है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों मैम, क्योंकि न्यूक्लियोलस साइट है किसके सिंथेसिस की, न्यूक्लियोलस साइट है मैम आरआरएनए के सिंथेसिस की। ठीक है मैम, उसके बाद में देखते हैं आगे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। अब देखो, यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ ए लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। मैंने बताया था जो सेल इंटरफेस में होगी उसके अंदर क्या मिलेंगे, ऐसे धागे के जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, कोई भी क्या होगा, अरेंज नहीं होगा, लूज होगा, और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क देखने को मिलेगा किसका, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन बोलेंगे। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन की डिफरेंट स्टेज कौन सी, एम फेज की डिफरेंट स्टेज होती है क्या, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। उसमें क्या होगा, हमें सेल्स शो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। देखो अब समझो क्या बोली एनसीईआरटी ने बोला कि सेल डिवीजन है, क्या है, सेल डिवीजन, उसकी दो फेज है, अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था। एक तो है इंटरफेज, एक है एम फेज। जो मैम इंटरफेज है उसमें तो मैम क्या है, सेल है, सेल के अंदर क्या है मैम, न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन ऐसे बिखरा हुआ धागे के जैसे है, ये क्या क्रोमेटिन है,
तीन धागे के जैसे बिखरा हो, इसमें क्या डीएनए भी है। बट जब हम जाते हैं एम फेज में, एम फेज में बहुत सारी स्टेज आती है। कौन सी? प्रोफेज, ध्यान रखने आपको नाम भी, प्रोफेज। फिर आती है मेटाफेज, फिर आती है एनाफेज, फिर आती है टीलोफेज। ये जो स्टेजेस है, इसमें जो सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है, ये ऐसे क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। और इन क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। और साथ में क्या होती है? एक बेसिक प्रोटीन होती है। क्या होती है? बेसिक। डीएनए के अंदर एक बेसिक प्रोटीन देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन पीवाई है कि बेसिक प्रोटीन कौन सी होती है? उस बेसिक प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। उस बेसिक प्रोटीन का नाम क्या है मैम? हिस्टोन प्रोटीन। एनसीईआरटी यही बोलती है। ठीक है मैम। इतना में समझ में आ गया। इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस क्रोमेटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड ऑल्सो आरएनए। इस और साथ साथ में क्या देखने को मिलेगा? सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होगी और साथ साथ में क्या होगा? आरएनए भी होगा। तो हमसे पूछा जाए कि क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, तो क्रोमोसोम के अंदर हमें चार चीजें बतानी है मैम। क्रोमोसोम के अंदर चार चीजें बतानी। क्या होता है मैम? डीएनए होता है। साथ में क्या होता है मैम? हिस्टोन होती है। हिस्टोन कैसी प्रोटीन है मैम? एक बेसिक प्रोटीन है। साथ में क्या होता है मैम? कुछ आरएनए होता है। और साथ में मैम क्या होता है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जो प्रोटीन हिस्टोन के अलावा उसे हमने क्या बोल दिया? नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोल दिया। तो चार चीजें किस में देखने को मिलती है? हमें क्रोमोसोम में देखने को मिलती है। ये पीवाईक्यू है, पहले पूछा गया है, ध्यान रखना है। ओके मैम। उसके बाद में देखो, A single human cells has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among the 46 chromosome, 23 pair chromosomes। देखो मैंने बताया था ना कि ह्यूमन में कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं? 26, कितने क्रोमोसोम है? 26। और पेयर देखें तो कितने? 23 पेयर। और इन 23 पेयर के अंदर कितना मीटर डीएनए होता है? 2 मीटर लंबा डीएनए। 2 मीटर से भी ज्यादा होता है। एक जो डीएनए वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी में 12th क्लास में, उसमें 2.2 मीटर लिखा है एग्जैक्ट डाटा, क्योंकि इसमें लिखा क्या लिखा हुआ है? अलोंग अप्रोक्सीमेटली, देखो क्या लिखा है? अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग डीएनए। और एग्जैक्ट देखे तो कितना? 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए। तो 26 क्रोमोसोम या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर कितना मीटर डीएनए डिस्ट्रीब्यूट होता है? 2 मीटर लंबा या फिर 2.2 मीटर लंबा डीएनए के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 12th। ये हमारा क्लास 12th का टॉपिक है, क्या? डीएनए पैकेजिंग। उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे कैसे डीएनए पैकेजिंग होते हैं, कैसे हिस्टोन के अराउंड, हिस्टोन के 4 मॉलिक्यूल होते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4, H1, कैसे उसके अराउंड क्या हिस्टोन लिपटती है, कैसे H1 हिस्टोन उस ऑक्टेट का पार्ट नहीं होता है, वो सब अब बढ़ेंगे किसमें? डीएनए पैकेजिंग में। ठीक है, इतना बात हमें देखना। अभी तक हमने क्या पढ़ा मैम? अभी तक मैं आपको रिकॉल करूं, फिर उसके बाद में देखेंगे। अभी तक हमने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में। सबसे पहले 2 महान आत्मा, 2 साइंटिस्ट का नाम पढ़ा। एक महान आत्मा का नाम था मैम रॉबर्ट ब्राउन, जिसने क्या कि 1831 में सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में डिस्क्राइब किया था। फिर एक महान आत्मा का नाम था मैम फ्लेमिंग, उसने क्या किया? न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल था उसको एक बेसिक डाई से स्टेन किया मैम। और जो बेसिक डाई है उसे स्टेन करने के बाद उस मटेरियल को नाम क्या दिया मैम? क्रोमेटिन नाम दिया। फिर हमने देखा कि मैम जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। जो दोनों मेम्ब्रेन है उनके बीच में जो स्पेस है उसे पेरी न्यूक्लियस स्पेस बोलेंगे। और वो स्पेस होता कितना मैम? 10 से 50 नैनोमीटर तक होता है। और कहीं कहीं पे जो दोनों मेम्ब्रेन है वो आपस में फ्यूज कर जाती है, जिसकी वजह से क्या बन जाते हैं मैम? माइन्यूट पोर्स बन जाते हैं। उन माइन्यूट पोर्स से होकर बोथ डायरेक्शन में, अंदर से बाहर, दोनों तरफ क्या होता है मैम? आरएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल जा सकते हैं, उनका क्या हो सकता है? मूवमेंट हो सकता है। उसके बाद में हमने देखा मैम एक हमें स्फेरिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, जिसे हमने न्यूक्लियोलस बोल दिया। और मैम वो क्या होती है? एक्टिवली साइट होती है सिंथेसिस के आरएनए के लिए। जो सेल ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करेगी उसमें ज्यादा नंबर में क्या देखने को मिलेंगे? न्यूक्लियोलस देखने को मिलेंगे। फिर एनसीईआरटी बोले कि मैम नॉर्मली क्या होता है? एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, बट कुछ ऐसी सेल्स भी है, मतलब कुछ वेरिएशन भी देखने को मिल सकती है। फिर एनसीईआरटी ने बोला आप बताओ ऐसी सेल्स के नाम जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो, तो हमने बता दिया स्केलेटल मसल सेल, जिसमें क्या होता है मैम? एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। फिर एनसीईआरटी बोल रही कि ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियस ना हो। उसका एनसीईआरटी ने खुद एग्जांपल दिया इरिथ्रोसाइट, ह्यूमन के मैमल्स के इरिथ्रोसाइट, जिससे हम आरबीसी बोलते हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। और साथ में सीव ट्यूब सेल्स जो है प्लांट सेल में फ्लोएम में देखने को मिलती है, उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। फिर एनसीईआरटी ने पूछा बताओ ये लिविंग है नॉन लिविंग। फिर हमने बोला कि ये तो बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है मैम, ये हम कमेंट बॉक्स में बता देंगे लिविंग है नॉन लिविंग। फिर एनसीईआरटी क्या बोले कि 2 डिफरेंट फेज में जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमेटिन है, वो डिफरेंट देखने को मिलता है। जब सेल इंटरफेज में होती है तो जो न्यूक्लियर प्रोटीन है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, और जब सेल एम फेज में होती है तो वो प्रॉपर क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है। फिर एनसीईआरटी बोल रही है
कि क्रोमोसोम कितने होंगे ह्यूमन में, 26 होते हैं। 26 मतलब 23 26 नहीं 46, 46 यानी 46 क्रोमोसोम। और पेयर कितने मैम 23 पेयर होंगे। इन 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर 2.2 मीटर अप्रोक्सीमेटली, कितना मीटर डीएनए, अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर या फिर 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है 26 क्रोमोसोम या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में। उसके बाद में एनसीईआरटी क्या बोली कि जो क्रोमोसोम है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम के अंदर में देखने को मिलेगा क्या, कुछ डीएनए देखने को मिलेगा, आरएनए भी हो सकता है, कुछ प्रोटीन होगी। हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है, बेसिक होती है। देखो फ्लेमिंग ने जो डाई यूज की थी वो भी बेसिक थी, और जो हिस्टोन प्रोटीन है वो भी बेसिक है। तो ऐसे ध्यान रख सकते हो कि दोनों चीजें बेसिक है। फिर एसिडिक और बेसिक में कंफ्यूज नहीं होगी, बेसिक ही ध्यान रखना है, चाहे वो डाई हो चाहे वो हिस्टोन प्रोटीन हो, दोनों का नेचर कैसा बेसिक है। और क्या होता है, कुछ मात्रा में नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी देखने को मिलती है। और इंटरफेस में जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो हमें क्रोमोसोम नहीं देखने को मिलती है, वहाँ पे हमें ऐसे धागे जैसी उलझी हुई अनडिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। और डीएनए की जो पैकेजिंग है वो हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 12 का टॉपिक है, वहाँ पढ़ेंगे। इतना एनसीईआरटी ने अप्रोक्सीमेटली दिया हुआ है, मैंने आपको एक रिव्यू सा दे दिया जो हमने पढ़ा अभी तक। उसके बाद में एनसीईआरटी क्या बोल रही है देखो, अब सो जाते ही रेस करते हैं। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है। अब देखो एनसीईआरटी क्या बोल रही है, एवरी क्रोमोसोम विजिबली ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स essentially has a primary constriction on the centromere on the side of which disc shaped structure called the kinetochore are present, figure 8.2। देखो मैंने आपको ऐसे करके एक क्रोमोसोम बना के दिखाया था, क्या बना के दिखाया था मैम, ऐसे करके आपने एक क्रोमोसोम बना के दिखाया था। ये भी एक क्रोमोसोम है, रुको थोड़ा सा अच्छा सा बनाते हैं। मैम ये भी एक क्रोमोसोम है, मैम ये भी एक क्रोमोसोम है। अब आप बोलोगे कि मैम ये वाला फर्स्ट क्रोमोसोम, अगर मैं सब फर्स्ट मार्क कर दूँ, सेकंड मार्क कर दूँ, कि मैम आप बोलो कि दोनों के दोनों क्रोमोसोम है, तो मैम दोनों का दोनों स्ट्रक्चर तो अलग है। इसमें तो आपने ऐसे ऊपर एक डंडा बनाया, नीचे एक डंडा बनाया, मतलब एक आर्म ऊपर बनाई, एक आर्म नीचे बनाई है, और इसमें अपनी 2 आर्म ऊपर बनाई है, 2 आर्म नीचे बनाई है। तो दोनों के दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, मैं बोल रही हूँ दोनों के दोनों सेम है। तो बच्चों ये सेम इसलिए क्योंकि हम जब देखते हैं ये, इसको भी मैं 1 क्रोमोसोम बोलूंगी, इसको भी मैं 1 क्रोमोसोम बोलूंगी। क्यों मैम, क्योंकि बीच में जो सेंट्रोमियर है वो दोनों में एक ही है। जब एक सेंट्रोमियर से चाहे एक आर्म ऊपर अटैच हो, चाहे एक सेंट्रोमियर से 2 आर्म ऊपर अटैच हो, बट काउंट हम इनको एक क्रोमोसोम के अंदर ही करेंगे। क्यों, क्योंकि हम क्रोमोसोम को काउंट करते हैं उसके नंबर ऑफ सेंट्रोमियर से। यहाँ पे भी एक नंबर ऑफ सेंट्रोमियर है, यहाँ पे भी एक नंबर ऑफ सेंट्रोमियर है। तो ऐसा ही एनसीईआरटी में डायग्राम बना के दिखाया हुआ है कि ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम दबा हुआ है, प्राइमरी। ये थोड़ा डायग्राम मेरा तो इतना प्रॉपर नहीं बना होगा, आप एनसीईआरटी में मैं दिखाऊंगा आपको। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं मैम, सेंट्रोमियर बोलते हैं, सेंट्रोमियर। ठीक है मैम, इस सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या गया एनसीईआरटी में, देखो एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से बना के दिखाया हुआ। देखो ये क्या मैम, देखो पहले डायग्राम को देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम विद द काइनेटोकोर। क्रोमोसोम किसके साथ में, विद द काइनेटोकोर है। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा, एक सेंट्रोमियर होगा, और उस सेंट्रोमियर के अराउंड दोनों साइड की होगी एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होगी। ये ग्रीन ग्रीन में जो दिख रही है, इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर को कहते हैं काइनेटोकोर। मतलब सेंट्रोमियर तो एक होगा और उसके दोनों अराउंड ऐसे डिस्क शेप होगी। तो सेंट्रोमियर तो कितना है, एक है, और काइनेटोकोर कितनी है मैम, 2 है, ध्यान रखना है। और क्रोमोसोम को हम काउंट कैसे करते हैं मैम, उसके सेंट्रोमियर के नंबर से काउंट करते हैं, चाहे ऊपर 2 आर्म हो चाहे ऊपर 1 आर्म हो। अगर वो एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है तो उसको हम एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है मैम, एनसीईआरटी में यही लाइन लिखी हुई है, क्या लिखो देखो, every chromosome visible on in dividing cells essentially has a primary constriction। ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। और द सेंट्रोमियर, इसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर बोलेंगे। ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर आर प्रेजेंट। और दोनों साइड कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, जिसे क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर बोलेंगे। सेंट्रोमियर होल्ड्स द 2 क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम। और सेंट्रोमियर क्या करता है, ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है इनके जो आर्म, इन्हें क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। इनको क्या करता है, होल्ड करने का काम करता है। ठीक है मैम, ये हमने देख लिया। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अब हम क्या करेंगे, 4 टाइप
के सेंट्रोमीर क्रोमोसोम देखें, किसके बेस पे ये आप मार्क कर सकते हो, ये PYQ है, पूछा गया है, 2-4 बार पूछा गया, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है इस पे। किसके बेस पे मैम? पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमीर। सेंट्रोमीर जो सेंट्रोमीर है इसकी पोजीशन कहाँ पे, इसके बेस पे हमने कितने टाइप के क्रोमोसोम देखेंगे, 4 टाइप के। हमने कितने टाइप में क्रोमोसोम को क्लासीफाई कर दिया, 4 टाइप में क्रोमोसोम को क्लासीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमीर। और किसके बेस पे मैम? सेंट्रोमीर की पोजीशन के बेस पे। अब देखो मैम वो कौन कौन से हैं, मैं आपको बना के देखो। 4 टाइप के क्रोमोसोम होंगे। एक तो होगा मेटासेंट्रिक, एक होगा सब मेटासेंट्रिक, एक होगा एक्रोसेंट्रिक, एक होगा मैम टीलोसेंट्रिक। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और फोर्थ क्या होगा मैम? टीलोसेंट्रिक। क्या होगा मैम? टीलोसेंट्रिक। ये 4 टाइप के क्रोमोसोम हम देखने हैं, ध्यान रखना है। बोलेंगे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। अब क्या होता है कि जो मैम मेटासेंट्रिक है ना मैम, मेटासेंट्रिक, उसमें मैम क्या होता है कि जो सेंट्रोमीर एकदम बीच में होता है, ऊपर भी इतनी आर्म होगी, नीचे भी इतनी आर्म होगी। थोड़ा सा डायग्राम हो सकता है आपका एनसीईआरटी में होंगी प्रॉपर, तो दोनों की दोनों आर्म जो होती है वो सेम लेंथ की होती है। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है मैम? सब मेटासेंट्रिक में मैम क्या होता है कि जो एक आर्म तो क्या होती है मैम? छोटी हो जाती है, और एक आर्म क्या हो जाती है मैम? बड़ी हो जाती है। एनसीईआरटी में आप डायग्राम देखो, आपको प्रॉपर अच्छे से, मैं अपने हाथों से बनाऊंगी वो सही नहीं बनेंगे। देखो मैं आपको पहले रीड करवा देती हूँ। देखो, बेस्ड ऑन द पोजीशन, किसके बेस पे? बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमीर की पोजीशन के बेस पे द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। क्रोमोसोम को कितने टाइप में क्लासिफाई किया? 4 टाइप में। द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, फर्स्ट कौन सा है? द मेटासेंट्रिक, इसे मार्क करेंगे। द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडल सेंट्रोमीर, मैं बताया था एकदम बीच में होगा मिडल सेंट्रोमीर, फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। दोनों की दोनों आर्म्स कैसी होगी? इक्वल होगी। देखो ये जो डायग्राम है मैम, ये किसका है? मेटासेंट्रिक है। किसका है? मेटासेंट्रिक का। और ये दोनों की दोनों आर्म क्या मैम? इक्वल है। ठीक है मैम। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है मैम, वो कहता है द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमीर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म। देखो सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि एक शॉर्ट आर्म होती है, एक लॉन्ग आर्म होती है। ये तो क्या है? शॉर्ट आर्म है, और ये क्या? लॉन्ग आर्म है। कि जो सेंट्रोमीर होता है वो क्या होता है? स्लाइट अवे हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लाइट अवे होता है मिडल से। ये बात ध्यान रखनी, ठीक है मैम। इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, बस ये तो नाम से ही पता चलता है, डायग्राम देखोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके बाद में क्या आता है मैम, दोबारा से पढ़े सब मेटासेंट्रिक लाइन। तो द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमीर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू एक शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म। इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमीर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म। अब इसमें क्या होता है कि जो एक्रोसेंट्रिक है ना मैम, इसके नीचे आप मार्क कर सकते हो, ये तो सब मेटासेंट्रिक है। ये तो क्या मैम? सब मेटासेंट्रिक मैम। ये तो क्या है? मेटासेंट्रिक। ये क्या है मैम? एक्रोसेंट्रिक। ये क्या है मैम? टीलोसेंट्रिक। अब देखो एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि मैम ये स्लाइटली शॉर्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा दूर क्या हो जाता है? एक्सट्रीम शॉर्ट हो जाती है, ये एकदम एंड पे आ जाता है, और ये क्या होती है? लॉन्ग हो जाती है। एनसीईआरटी में बात ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? कहाँ गया? इन द केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमीर सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड। ये बात ध्यान रखिए, कहाँ पे सेंट्रोमीर सिचुएटेड होगा? एकदम क्लोज टू एंड फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म। एक तो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी आर्म, एक बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। वेयर इज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज ए टर्मिनल सेंट्रोमीर। और टीलोसेंट्रिक में तो क्या होता है मैम? जो सेंट्रोमीर है वो एकदम टर्मिनल पे आ जाता है। ये बात हमें जाननी है कि सेंट्रोमीर एकदम कहाँ पे आ जाता है? टर्मिनल पे। टर्मिनल और टीलोसेंट्रिक का टी, अब हमें क्या ध्यान है? टीलोसेंट्रिक का टी ध्यान रखना और टर्मिनल का टी ध्यान रखना है। और जब एकदम जब भी ऐसे एनसीईआरटी ना क्या करती है, मैच का कॉलम में बना के देती है कि मिडिल में है तो मेटासेंट्रिक है, थोड़ा सा स्लाइटली अवे हो गया तो सब मेटासेंट्रिक हो गया, टर्मिनल पे हो गया तो क्या टीलोसेंट्रिक हो गया, और एकदम एंड पे आ गया तो क्या हो गया? एक्रोसेंट्रिक हो गया। और डायग्राम ध्यान रखना है, ऊपर वाली शॉर्ट आर्म दिखाई हुई है, नीचे वाली लॉन्ग आर्म दिखाई हुई है, और बीच में जो रेड रेड से दिखाई हुई है सब में क्या दिखाई हुई है? सेंट्रोमीर दिखाई हुए हैं।
और देखो अब आगे थोड़ा सा और दिखा हुआ है, ये सैटेलाइट और सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन क्या है ये देखो। Sometimes a few chromosomes have a non-staining secondary construction at a constant location. These give appearance of a small fragment called the satellite. क्या होता है कई बार sometime few chromosome, कुछ क्रोमोसोम में क्या हो जाता है एक नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है, बीच में तो कॉन्स्ट्रक्शन है प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन जैसे तुमने सेंट्रोमीर बोला, बट क्या होता है कई बार कुछ क्रोमोसोम के अंदर एक हमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन और देखने को मिलता है, उससे हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है, उसकी वजह से जो फ्रैगमेंट बन जाते हैं ऊपर उससे हम क्या बोलते हैं सैटेलाइट बोलते हैं। और ये कैसा होता है नॉन स्टेनिंग होता है, ये बात ध्यान रखनी है कि जो ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होती है कैसा होता है नॉन स्टेनिंग होता है। देखो मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो आपको डायग्राम में ये दिखाया हुआ है, ये देखो ये डायग्राम, ये जो कॉन्स्ट्रक्शन देखो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन और ये जो फ्रैगमेंट बने इसे क्या बोले सैटेलाइट बोलो। और ये कैसा है नॉन स्टेनिंग, ये बात ध्यान रखनी है, ये कैसा है नॉन स्टेनिंग है। ओके मैम, तो कुछ क्रोमोसोम में, सभी में नहीं, फ्यू क्रोमोसोम में और समटाइम्स कभी कभी हमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है जो नॉन स्टेनिंग होता है, जिसकी वजह से जो फ्रैगमेंट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मैम क्या बोलते हैं सैटेलाइट बोलते हैं। ओके ठीक है मैम। अब आगे क्लास टॉपिक बच गया, फिर समरी आएगी माइक्रोबॉडीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोबॉडीज। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कॉल्ड द माइक्रोबॉडी कंटेन वेरियस एंजाइम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। बट ये बात ध्यान रखनी है कि जो माइक्रोबॉडी है वो दोनों में मिलेगी, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल में। और इनमें क्या होगा, ये कैसी होगी मैम, ये क्या मेम्ब्रेन बाउंड होगी, यस ये मेम्ब्रेन बाउंड होगी मैम। और इनमें क्या देखने को मिलेगा माइक्रोबॉडीज में, हमें एक तो वेरियस एंजाइम देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं माइक्रोबॉडी से, माइक्रोबॉडी से एग्जाम में ये पूछ सकता है कि प्लांट सेल में होती है एनिमल सेल में, तो हमें बोथ लिखना है, बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसमें क्या देखने को मिलता है मैम, इसमें हमें एंजाइम देखने को मिलते हैं बहुत सारी वेरियस एंजाइम मैम। कई मेम्ब्रेन बाउंड होती है, यस मैम मेम्ब्रेन बाउंड होती है क्या माइक्रोबॉडीज। तो आज हमारी जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर है वो तक खत्म। तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो जो भी आपको कोई कमेंट है। और अभी ये खत्म नहीं हुआ, 2 क्लास और लगेगी मुझे लग रहा है इसकी, 2 ना लगे तो 1 क्लास और लगाऊंगी जिसमें आपको समरी पढ़ाऊंगी। और उसके बाद में क्या देखेंगे जो आगे वाला चैप्टर का पार्ट होता है जिसमें साइंटिस्ट दिया होता है और क्या दिया होता है इंट्रोडक्शन दिया होता है, क्योंकि पिछली बार भी क्वेश्चन आ गया तो मैं बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन आया था, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, साइंटिस्ट पे और जो आगे वाला एक पेज और होता है उस पर इंट्रोडक्शन पे, और फिर हम पढ़ेंगे समरी। और फिर हम एनसीईआरटी के जो पीवाई के जो पीछे क्वेश्चन होते हैं ना, मेरे पास पेज है क्या, ये देखो ये जो एनसीईआरटी में पीछे क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं एक्सरसाइज करके, इनमें भी हम देखेंगे कि ये देखो जैसे मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन में पता होना चाहिए, सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारे काम का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फोर्थ वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना अगर आप कर सकते हो क्योंकि समरी बस रही है और बाकी हमने सब कुछ पढ़ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करेक्ट, ये क्वेश्चन हमें करने हैं, ये 4 क्वेश्चन ही करने, उसके बाद में हमें नहीं करने क्योंकि ये सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ये हमारे एग्जाम में नहीं होंगे। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन आप ट्राई करना और फिर मुझे इसका कमेंट में आंसर देना। आप ये चारों क्वेश्चन करोगे और इनका मुझे कमेंट में आंसर दोगे कि मैम इनका क्या आंसर होगा, क्योंकि मैं चैप्टर कंप्लीट कर लिया। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री को भी पढ़ो। और कुछ टाइम से मैं क्लासेस नहीं हुई थी, अब मैं ट्राई करूँगी, कुछ काम आ गया था बीच में कि अब हमारी रेगुलर प्रॉपर क्लासेज हो। और कुछ आपकी क्वेरी तो आप पूछ सकते हो। न्यूक्लियस वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा मैंने रिकॉल कर दिया था बीच में, आप एक बार दोबारा से इसको रिकॉल करना, और या फिर मैं कल जब क्लास स्टार्ट होंगी तो उससे पहले आपको एक बार पूरा वापस से रिवाइज कर दूँगी न्यूक्लियस को। ठीक है, क्लास को एंड करते हैं।